तो अभी तक के क्लासेस में हमने बेटा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के क्लासिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, आज उसी टर्म में हम डिस्कस करेंगे मॉनिटर्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल रीजंस या क्रिटिकल रीजन या क्रिटिकल सेक्शन। तो हमको पहले से भी पता है कि कैसे इसको अडॉप्ट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और साथ में हम डिस्कस करेंगे मॉनिटर्स के बारे में। ठीक है, मॉनिटर्स का क्या रोल है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में, या मॉनिटर्स के थ्रू हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को कैसे अचीव करते हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्रिटिकल रीजंस की या क्रिटिकल सेक्शन की, तो अगर आप देखो तो क्रिटिकल रीजन या क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है। तो क्रिटिकल रीजन तो आपको पता है कि आपका एक ऐसा सेक्शन, ठीक है, ऐसा सेक्शन जो कि आपका शेयर्ड होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो दो प्रोसेसेस हैं हमारे ए और बी, ये हमारे ए और बी दो प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो जहां आपका मान लो शेयर डेटा शेयर हो रहा हो, या कोड शेयर हो रहा हो, या डेटा का सेगमेंट शेयर हो रहा हो, ठीक है, या रिसोर्सेज शेयर हो रहे हो, उसको आप क्या बोलते हो, क्रिटिकल रीजन बोलते हो या क्रिटिकल सेक्शन बोलते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन। ठीक है, तो ए और बी के बीच में देखो ये शेयर डेटा वाला पोर्शन हो गया, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन। इन जनरली जब हम क्रिटिकल रीजन की बात करते हैं, कब आपको क्रिटिकल रीजन की जरूरत पड़ती है, तो आपने देखा था जब हम रीडर और राइटर प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो एक साथ मल्टीपल रीडर्स आपके पास हो सकते हैं। लेकिन जब आप अपडेट करने की बात करते हो, ठीक है, आपके पास कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, और आप अपडेशंस की बात कर रहे हैं, चेंजेस की बात कर रहे हैं, वैल्यूज में कुछ आप चेंजेस की बात कर रहे हैं, तब बात करते हो आप क्रिटिकल रीजन की। ठीक है, इट मींस जब आप राइट ऑपरेशन की बात करते हो। ठीक है, तो सीआर की मेनली जरूरत कब होती है, द डेटा इज राइटेबल। ठीक है, तो और वो पर्टिकुलर केस कौन सा होता है, वो पर्टिकुलर केस तब होता है जब आप शेयर डेटा की बात करते हो। तो जो शेयर डेटा है जो कि राइटेबल है, जिसमें कुछ अपडेशन पॉसिबल है, और उसको एक से ज्यादा लोग शेयर कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं क्रिटिकल रीजन की या क्रिटिकल सेक्शन की। क्यों? क्योंकि तब हमको क्या करना पड़ता है, क्रिटिकल सेक्शन को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, ऐसे इंप्लीमेंट करना पड़ता है जिससे कि एक बार में कोई एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन या क्रिटिकल रीजन में जा पाए। तो उसका इंप्लीमेंटेशन हमें इस तरीके से करना पड़ता है कि एक बार में कोई एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाके अपने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, तो अगर देखा जाए, जैसे हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, ए और एक प्रोसेस है बी। ठीक है, दो प्रोसेसेस हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या होता है, सबसे पहले अगर मान लो ए को अगर क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, तो एंट्री सेक्शन में जाएगा, फ्लैग को टेस्ट करेगा। फ्लैग मतलब वेरिएबल को टेस्ट करेगा। ठीक है, जैसे मान लो लॉग वेरिएबल है, तो लॉग को उसने टेस्ट किया। ठीक है, अगर बिजी है तो बट ऑब्वियस टेस्ट अगेन करेगा और बिजी वेटिंग में चला जाएगा, या स्लीप मेथड का कॉल कर, या स्लीप मेथड को कॉल करके क्या ना चाहिए, ब्लॉक्ड क्यू या सस्पेंडेड क्यू में वेट करेगा। ठीक है, जब तक कि वेकअप कॉल ना आए। बिजी वेटिंग के केस में अगर बिजी है तो बार बार लूप में ट्रैप होके बिजी रहेगा। ठीक है, अगर फ्री है तो क्या करेगा, उसको बिजी सेट कर देगा, स्टेटस को बिजी सेट कर देगा और क्रिटिकल रीजन में एंटर कर देगा। ठीक है, और क्रिटिकल रीजन से बाहर आने पे एग्जिट प्रोटोकॉल चलेंगे और फ्लैग को फ्री कर देगा कि हाँ, अब दूसरा जो प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सी बात है, जो फ्लैग है वो वेरिएबल है जो इस टर्म को बताता है या तो फ्री या तो बिजी। अगर फ्री है तो क्रिटिकल सेक्शन मिल जाता है, अगर बिजी है तो बिजी वेटिंग में फंस जाएगा या स्लीप मोड में चला जाएगा। तो दो तरीके से हमने इंप्लीमेंटेशन किया हुआ है, हमने देखा हुआ है पिछली क्लासेस में, आप पिछले वीडियोस में देख सकते हो कि मैंने इसको दो तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना सिखाया। एक था बिजी वेटिंग, दैट इज कॉल्ड स्पिन लॉक। ठीक है, और एक होता है विदाउट बिजी वेटिंग। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, तो दूसरी बात में क्या है, हम एंट्री प्रोटोकॉल में जाते हैं, टेस्ट करते हैं फ्लैग को। ठीक है, अब अगर बी भी जाना चाहता है तो बी भी वही सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, फ्लैग को टेस्ट करेगा। अगर जो फ्लैग है वो आपका कैसा है, अगर फ्री है तो क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा, नहीं है तो बिजी वेटिंग। ठीक है, बिजी वेटिंग, और फिर क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है। बाहर आएगा तो एग्जिट प्रोटोकॉल्स होंगे, एग्जिट के रूल्स होंगे, उनको फॉलो करेगा और फ्लैग को फ्री कर देगा, जिससे कि जो क्रिटिकल सेक्शन है वो दूसरों के लिए अवेलेबल हो जाए। ये चीजें तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इज दैट क्लियर, व्हाट इज क्रिटिकल रीजन और क्रिटिकल सेक्शन? क्लियर और नॉट? Yes, sir.
ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे मॉनिटर्स की। मॉनिटर्स होते क्या है, ठीक है। तो मॉनिटर्स को समझने के लिए पहले अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपको और उससे समझाता हूं, फिर हम देखेंगे। जस्ट अ मिनट। तो सपोज दैट हमारे पास रेस कंडीशन मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, हमने रेस कंडीशन पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो आपने देखा था कि जब कोऑपरेटिव प्रोसेसेस होते हैं तो उसमें रेस कंडीशन आने के चांसेस होते हैं। कब होता है ऐसा? कि जब अगर मान लो मेरे पास रिसोर्सेस है, सपोज दैट मेरे पास 3 रिसोर्सेस हैं, ए, एक रिसोर्स है बी और एक रिसोर्स है सी। 3 रिसोर्सेस, ठीक है। और 2 प्रोसेसेस हैं, P1 और P2। तो मेरे पास 2 प्रोसेसेस मान लो P1 है और एक प्रोसेस मान लो P2। तो 2 प्रोसेसेस हो गए P1 और P2 और 3 रिसोर्सेस है, ठीक है। P1 को क्या है, P1 को चाहिए B और P1 को चाहिए C। P2 को C चाहिए, P2 को भी C चाहिए, ठीक है। P1 को भी C चाहिए और P2 को भी C चाहिए। तो अब ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन। मतलब रिसोर्स एक है लेकिन रिसोर्स को एक्वायर करने वाले एक से ज्यादा हैं। रिसोर्स को एक्वायर करने वाले अगर एक से ज्यादा हो तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेस कंडीशन। मींस इफ मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस शेयर डेटा साइमल्टेनियसली क्रिएट्स प्रॉब्लम and it is called race condition. It is called race condition. It means जब multiple processes होते हैं और वो सेम रिसोर्स की डिमांड करते हैं तो रेस कंडीशन अगर होता है, उसको हम रेस कंडीशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि P1 P2 P3 है, मान लो एक और P3 है, मान लो P3 रिसोर्सेस है, ठीक है, सॉरी P3 प्रोसेसेस है और P4 प्रोसेसेस है। अब P3 को भी C चाहिए, P4 को B चाहिए। तो देखो C को 3 प्रोसेस एक्वायर करना चाहते हैं और बी को 2 प्रोसेस एक्वायर करना चाहते हैं, बी रिसोर्स को। इट मींस अब यहां रेस लगी हुई है कि बी को कौन एक्वायर कर ले पहले। सी के लिए रेस लगी हुई है कि मैं एक्वायर कर लूं या P2 एक्वायर कर ले या P3 या P4, ठीक है। बिकॉज अगर आप यहां देखो तो P1 P2 P3 ये तीनों किसको एक्वायर करना चाहते हैं, सी को। और आप देखो तो P4 और P1 जो है वो बी को एक्वायर करना चाहते हैं। तो जब एक से ज्यादा प्रोसेसेस सेम रिसोर्स को एक्वायर करना चाहते हैं उस कंडीशन को हम रेस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली रेस कंडीशन जो होती है वो अनडिजायरेबल सिचुएशन होती है बिकॉज इट अकर व्हेन अ डिवाइस और अ सिस्टम attempt to perform 2 or more operation at the same time on the same resource, ठीक है। बट रीजन क्या हुआ यहां, बट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द डिवाइस और सिस्टम द ऑपरेशन मस्ट बी डन इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू बी डन करेक्टली, ठीक है। अब अगर आपको ऑपरेशन को परफॉर्म प्रॉपर करना है बच्चे तो ऑपरेशन को सीक्वेंस में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। और एक रिसोर्स को आप एक टाइम पे एक ही को एलोकेट कर सकते हो, ठीक है, एक बार में एक ही को एलोकेशन हो सकता है। अब जब एलोकेशन एक ही को हो सकता है और डिमांड करने वाले एक से ज्यादा है तो बट ऑब्वियसली रेस कंडीशन होता है। तो रेस कंडीशन आर मोस्ट कॉमनली associated with computer science and programming. They occur when two computer programs or processes, यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, हम यहां बात कर रहे हैं प्रोसेसेस की, ठीक है। तो मैं यहां बात करूंगा प्रोसेसेस की और मैंने आपको बताया था पैसिव स्टेट में वो प्रोग्राम ही कहलाता है, एक्टिव स्टेट में प्रोसेस है। तो आप ऐसा बोल सकते हो दे अकर व्हेन टू कंप्यूटर प्रोग्राम और प्रोसेसेस or threads attempt to access the same resource at the same time and cause problems in the system, that is called race condition. तो ये मुझे चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। ये समझ में आई बात? रेस कंडीशन क्लियर है? वैसे तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, क्लियर है? यस और नो? बोलिए बच्चे। यस सर। गुड। अब आगे बात करते हैं। तो रेस कंडीशन से अगर आप बचना चाहते हो, ये जो मैंने आपको सिनेरियो बताया उससे अगर आप बचना चाहते हो, प्रिवेंट करना चाहते हो इसको, तो जैसे कि अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं, मान लो रिसोर्स है ए, ठीक है, फिर रिसोर्स आप ले लो बी, फिर आपका रिसोर्स हो गया सी, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अब आपके इस मिडिल में आप क्या करते हो, एल्गोरिथम लगाते हो,
ठीक है, कोई प्रोग्राम लगाते हो। बट ऑब्वियस है हम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं बच्चे। सेमाफोर अभी तक जो हमने पढ़ा वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, यहां भी हम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हम मॉनिटर की बात करेंगे वो एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ही है। तो अगर देखा जाए तो हम एक एल्गोरिथम लगाते हैं जिसको आप बोलते हो रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम, जिसको आप क्या बोलते हो, रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम। तो अब बेटा जो P1 और P2 थे, जो आपके प्रोसेसेस थे, n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं आपके, मान लो P1 P2 और ऐसे करते करते n नंबर ऑफ प्रोसेसेस। अब वो डायरेक्टली रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब वो क्या करेंगे, रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम को क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे। रिक्वेस्ट क्या भेजेंगे कि मुझे बी वाला रिसोर्स चाहिए। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट लेगा, रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम रिक्वेस्ट लेगा और बी एलोकेट कर देगा। ठीक है, कब एलोकेट कर देगा, कब एलोकेट कर देगा, अगर बी रिसोर्स फ्री होगा, बी रिसोर्स अवेलेबल होगा तो रिसोर्स एलोकेट कर देगा। तो रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम का मेन पर्पस क्या है यहां पर बच्चे, मेन पर्पस ये है कि अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए, तो रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम का काम क्या है, चेक करना वहां के फ्लैग को कि बिजी तो नहीं है, अवेलेबल है क्या। अगर अवेलेबल है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप क्या कर दो, उस पर्टिकुलर रिसोर्स को अवेलेबल करा दो। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। उसी समय P2 भी आता है बच्चे, और P2 बोलता है मुझे भी बी रिसोर्स चाहिए। तो अब बी किसके साथ बिजी है, P1 के साथ। जो बी रिसोर्स है उसको कौन एक्वायर करके रखा है, P1 एक्वायर करके रखा है। इट मींस द स्टेटस ऑफ बी इज बिजी। तो क्या करेगा, P2 को कर देगा वो ब्लॉक। तो P2 को कर देगा वो ब्लॉक। P2 को क्या कर दिया उसने, ब्लॉक कर दिया P2 को, क्योंकि P1 ने बी को होल्ड करके रखा हुआ है। तो इसका काम क्या हुआ, रिक्वेस्ट को लेगा और देखेगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है मतलब बिजी तो नहीं है वो रिसोर्स, अगर नहीं है तो अवेलेबल करा देना, और अगर बिजी है तो जिस प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की है उसको ब्लॉक कर देना। ठीक है, और काम होता है, कौन करता है, एक करता है मॉनिटर। और मॉनिटर क्या है, एक सिंपल मॉड्यूल है, और आप एक कह सकते हो कि सिंपल प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई, क्लियर है, यस और नो, बोलिए बच्चे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ, तो ये अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर ये जो सिस्टम है, इसको अगर मैं बोलूं तो ये आपका कहलाता है मॉनिटर। ये देखो, ये सिस्टम जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, मॉनिटर कहलाता है। ठीक है, चलिए अब अगर देखा जाए तो मॉनिटर क्या है, एक मॉड्यूल है, एक प्रोग्राम है। ठीक है, जिसके पास क्या होते हैं, डेटा भी होता है जो शेयर होने वाले हैं, जैसे कि एबीसी रिसोर्सेस, और प्रोसीजर्स होते हैं। प्रोसीजर्स मतलब फंक्शंस। ठीक है, प्रोसीजर्स मतलब फंक्शंस। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी अब कोई आप रिक्वेस्ट करोगे, मतलब कोई प्रोसेस अगर रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्ट कैसे करेगा, प्रोसीजर्स के थ्रू, फंक्शंस के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, और लॉक एक्वायर कर लेगा। यहां क्या होता है कि लॉक एक्वायर कर लेता है वो, जैसे ही अगर मान लो कि P1 ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि मुझे क्या कहते हैं, बी वाला रिसोर्स चाहिए। ठीक है, बी वाला रिसोर्स चाहिए, तो उसने क्या किया, प्रोसीजर या फंक्शन के थ्रू एक काम किया जा सकता है। अब ये देखो, ये शेयर डेटा है, ये वाला जो पोर्शन है पूरा शेयर डेटा है। ठीक है, शेयर्ड हो रहा है प्रोसेसेस के बीच में, कोऑपरेटिव प्रोसेसेस के बीच में शेयर्ड हो रहा है। तो बट अब ये से P1 ने क्या कर दिया, P1 ने जैसे ही प्रोसीजर कॉल किया, P1 को मॉनिटर मिल गया, मॉनिटर मिला। ठीक है, और प्रोसीजर क्या है, फंक्शंस। प्रोसीजर मतलब सिंपल फंक्शंस, फंक्शंस के थ्रू आप रिसोर्स को एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, तो उसने देखो रिसोर्स को लॉक कर दिया। अभी जो लॉक किया इसका मतलब उसने क्या कर दिया, इस मॉनिटर को लॉक कर दिया, आपको दूसरा बंदा नहीं आ सकता है। अब अगर मान लो P2 जो है, P2 अगर रिसोर्स एक्वायर करना चाहता है, ठीक है, तो P2 कहां चला जाएगा, मॉनिटर क्यू में वेट करेगा जब तक कि P1 रिसोर्स को रिलीज नहीं कर देता है। जब तक कि P2 रिसोर्स को रिलीज ना कर दे तब तक वो क्या करेगा, वेटिंग क्यू में वेट करेगा। तो देखो यहाँ P2 जो है वो आपका वेटिंग क्यू में वेट कर रहा है। तो प्रोसेस को अगर डेटा चाहिए तो डायरेक्ट डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा, प्रोसीजर या फंक्शन की मदद से कर पाएगा। ठीक है, एक बार में एक ही प्रोसेस मॉनिटर में जा सकता है, एक बार में एक ही प्रोसेस मॉनिटर में जाएगा। जैसे P1 चला गया तो P2 के लिए लॉक हो गया। तो बट ऑब्वियस है, यहाँ जो मॉनिटर है वो क्या कर रहा है बेटा, आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में
हेल्प कर रहा है, जिससे कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस में कॉन्फ्लिक्शन ना हो, डेटा भी आपका कंसिस्टेंट बना रहे। ठीक है, तो मॉनिटर क्या है? एक मॉड्यूल है दैट इनकैप्सुलेट, क्या इनकैप्सुलेट करके रखता है, किस चीज को रैप करके रखता है? तो देखो, शेयर डेटा स्ट्रक्चर, तो शेयर डेटा को रखता है। ठीक है, प्रोसीजर्स, डिफरेंट प्रोसीजर्स दैट ऑपरेट ऑन द शेयर डेटा। अब इन प्रोसीजर्स की मदद से ही आप शेयर डेटा पे काम करते हो, तो प्रोसीजर्स को होल्ड करके रखता है। ठीक है, फिर और अगला काम क्या करता है? सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है कॉनकरेंट प्रोसीजर्स में। तो बट ऑब्वियस है, देयर आर मेनली 3 वर्क्स ऑफ एनी मॉनिटर। ठीक है, क्या होते हैं? या आप ऐसा बोल सकते हो, अ मॉनिटर इज अ मॉड्यूल दैट इनकैप्सुलेट्स शेयर डेटा स्ट्रक्चर्स। सेकेंड, ये पहली बात क्या हुई? शेयर डेटा स्ट्रक्चर। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो सेकेंड बात क्या होगी? प्रोसीजर्स दैट ऑपरेट्स ऑन द शेयर डेटा, प्रोसीजर्स दैट ऑपरेट्स ऑन द शेयर डेटा। थर्ड अगर मैं बात करूं तो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन कॉनकरेंट प्रोसीजर इन्वोकेशन, सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन कॉनकरेंट प्रोसीजर इन्वोकेशन, मतलब जो भी कॉनकरेंट प्रोसेसेस आपके हैं उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे कि क्या हो? ओनली वन थ्रेड और द प्रोसेस, ओनली वन थ्रेड और द प्रोसेस, मतलब इनमें से कोई भी एक थ्रेड या प्रोसेस कैन एंटर इन द मॉनिटर एट एनी टाइम। ठीक है, तो अगर मैं अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास P1, P2, P3 और P4 ये 4 प्रोसेसेस हैं, अगर ये 4 प्रोसेसेस हैं, ठीक है, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले मॉनिटर की बात करें तो मान लो अगर ये मॉनिटर है, ठीक है, या ये मॉनिटर तो दिख ही रहा है, और ये मान लो ये आपका वेटिंग क्यू है, ठीक है, या मॉनिटर का क्यू है, तो एम क्यू मान लेता हूं इसमें। तो सबसे पहले P1 आता है, P1 मॉनिटर में चला गया, देखो P1 मॉनिटर में चला गया। P2 बोलेगा मुझे भी रिसोर्स चाहिए, तो P2 कहां वेट करेगा? मॉनिटर क्यू में वेट करेगा। देखो इसका फंडा क्या हो गया? P2 अब मॉनिटर क्यू में वेट करेगा। अब अगर मैं P3 की बात करूं, P3 बोलता है मुझे भी मॉनिटर चाहिए, तो P3 कहां वेट करेगा? मॉनिटर क्यू में वेट करेगा। फिर अगर मान लो P3 भी आता है तो P4 कहां वेट करेगा? मॉनिटर क्यू में वेट करेगा। तो P4 भी आपका मॉनिटर क्यू में वेट कर रहा है, और P1 प्रोसेस कहां है? मॉनिटर के अंदर है। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। पहले ये बताओ, ये क्लियर हो गया? बेसिक फंडा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस और नो बोलिए बच्चे, इज दैट क्लियर? Yes, sir. गुड, ठीक है। अब मैं आगे बात करूं बेटा, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दैट आपके पास, आप क्या करना चाहते हो? अकाउंट को मैनेज करना चाहते हो, ठीक है, और विड्रॉवल करना चाहते हो। एक ही अकाउंट से आप विड्रॉ करना चाहते हो, और मान लो एक अकाउंट से हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन करें। तो अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो बट ऑब्वियस है, अगर मान लो कोई अकाउंट है, ठीक है, अब आप मुझे बताना इसमें ट्रांजेक्शन कैसे सही रहेगा। इस अकाउंट में अगर मैं ट्रांजेक्शन करना चाहता हूं T1, T2 और T3, 3 ट्रांजेक्शन करना चाहता हूं, ठीक है, कोई अकाउंट है और इस अकाउंट में मान लो 7,000 रुपीज है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर T1 का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसे कंप्लीट कर लेने दो। अगर वो अपडेट करने का है तो, केवल रीड करने का है तो कोई बात ही नहीं है। जब T1 कंप्लीट हो तब T2 कंप्लीट हो, और उसके बाद T3 कंप्लीट हो। ठीक है, एक तो ये प्रोसीजर हुआ। दूसरा प्रोसीजर क्या है कि जैसे T1 ने बोला कि 7,000 में से 2,000 मुझे लेने थे, ये T1 का ट्रांजेक्शन है, ठीक है, लेकिन उसके बीच में कॉन्टेक्ट स्विच हो जाए और T2 को मौका दे दे। T2 मौका बोलेगा कि मुझे 7,000 में से 3,000 डिडक्ट करने थे, तो 7,000 में से मैंने 3,000 डिडक्ट कर दिए T2 के लिए। फिर T3 आएगा, कॉन्टेक्ट स्विच हो गया, इसी बीच कॉन्टेक्ट स्विच हो गया, जो अपडेटेड वैल्यू थी अपडेट नहीं हो पाई, क्योंकि मैं राइट ऑपरेशन की बात कर रहा हूं। जो क्रिटिकल रीजन होता है, दिक्कत कहां होती है? जब हम राइट ऑपरेशन की बात करते हैं। राइटेबल केवल रीड हो रहा है कि कितना अमाउंट है और हमने रीड कर लिया, अब कितने लोग रीड कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ हर ट्रांजेक्शन एक अपडेट की ओर है, हर ट्रांजेक्शन एक विड्रॉवल की बात कर रहा है। तो अगर विड्रॉवल आप ऐसे करते हो, मान लो T1 आया, T1 ने बोला 7,000 माइनस 2,000 कर दो, T2 बोला 7,000 माइनस 3,000 कर दो, ठीक है। अब क्या हुआ? इसी बीच कॉन्टेक्ट स्विच हो गया। T3 बोलता है कि 7,000 में से 4,000 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, 7,000 में से 4,000 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो इसमें होगा क्या, अब जब T1 को मौका मिलेगा तो T1 का जो पीसीबी होगा उसके अंदर 7,000 माइनस 2,000 ऑलरेडी हो चुका है, तो अमाउंट अपडेट होगा 5,000। देखते चलना, ठीक है। जब T2 पे स्विच होगा तो 7,000 माइनस 3,000 ये हो जाएगा अमाउंट अपडेट 4,000, क्योंकि एक ही अकाउंट है तो 4,000 अपडेट हो गया वेरिएबल में,
ठीक है, टोटल अमाउंट में 4000 आ गया, और फिर 7000 में 4000, तो अमाउंट हो गया 3000। ठीक है, अब अगर आप इसको चेक करो कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, मतलब ये जो डेटा है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो देखा जाए तो अगर मैंने बात की तो मैंने 7000, मैंने पहले 2000 किया, तो यहां बचा था 5000। जब 5000 अपडेट हो जाता तब मैं T2 को मौका देता और उसको 3000 डिडक्ट करना था, मतलब 3000 विड्रॉ करना था। तो 5000 में से 3000 डिडक्ट किया तो 2000, और 2000 माइनस 4000 तो होगा ही नहीं, क्योंकि केवल 2000 ही बचे हैं, 4000 होगा ही नहीं। मान लो अगर केवल यहां मैं 2000 करता तो भी जीरो अमाउंट बचते। तो देखो एक प्रोसीजर जो मैंने ये वाला बताया, ठीक है, जिसमें आपने क्या किया कि बीच में आपने कॉन्टेक्स्ट स्विच करते गए, तो उसमें जो अपडेशन हो रहा है वो अपडेशन अपडेटेड वैल्यू पे हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सबने अपना एक एक प्रोसेस कर दिया हुआ है। उनके पास मेमोरी में ऑलरेडी पाना वाला डेटा है, उनके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, ठीक है, उनके पास टास्क कंट्रोल ब्लॉक में या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में उनके पास पहले से सेव डेटा है जिस पे अपडेशन हो रहा है। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है जो अपडेटेड वैल्यू है वो रेप्लिकेट नहीं हो रही है, और जब अपडेटेड वैल्यू रेप्लिकेट नहीं होगी तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इनकंसिस्टेंट आएगा। ठीक है, जो नहीं होना चाहिए था वो वाली रिजल्ट आएगी। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है या नहीं है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये दिक्कत आती है बेटा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, मान लो मैं एक मॉनिटर बनाता हूं, मॉनिटर सिंपल सी बात है एक मॉड्यूल है, तो मॉनिटर टाइप का एक मॉड्यूल बनाता हूं। मॉनिटर बनाया मैंने अकाउंट नाम का, ठीक है, अकाउंट नाम का मैंने मॉनिटर बनाया। ठीक है, अब इसके अंदर प्रोग्रामिंग अगर मैं देखूं तो मैंने लिखा डबल, और डबल के साथ मैंने लिख दिया बैलेंस, डबल बैलेंस। ठीक है, फिर अब मुझे विड्रॉ करना है तो मैंने एक फंक्शन बनाया विड्रॉ नाम का, विड्रॉ और अमाउंट, विड्रॉ अमाउंट। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट। ठीक है, और रिटर्न बैलेंस। तो सिंपल सा ये प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के थ्रू आप क्या कर रहे हो देखते हैं। रिटर्न बैलेंस लिख दिया मैंने। अब इस प्रोग्राम में देखो क्या कर रहे हो, जैसे मान लो एक डबल टाइप का आपने वेरिएबल लिया है बैलेंस का, अमाउंट में से आप विड्रॉ कर रहे हो, तो बट ऑब्वियस जो भी बैलेंस माइनस अमाउंट जो आप कर रहे हो, ठीक है, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट। ठीक है, तो देखो यहाँ आपके पास बैलेंस, मान लो बैलेंस में आपके पास 7000 रुपीज है सपोज दैट। ठीक है, अब आप कुछ अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हो, कुछ ऐसा समझो इसको। ठीक है, तो बैलेंस में से मान लो 2000 डिडक्ट करना चाहते हो, तो 2000 सॉरी 7000 माइनस 2000, तो 5000 बैलेंस अमाउंट हुआ। अब रिटर्न कर दो बैलेंस। जब तक ये दोनों के दोनों प्रोसीजर आपके एग्जीक्यूट नहीं हो जाते हैं, और अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाए तो दिक्कत होगी। तो इसका मतलब पूरा का पूरा एक साथ एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो ये मॉनिटर के अंदर होना चाहिए, ये पूरा आपका मॉनिटर के अंदर होना चाहिए। अगर एक बार इसके अंदर प्रोसेस गया तो पूरी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बिना कॉन्टेक्स्ट स्विच ना हो पाए। ठीक है, पूरी की लाइन बिना एग्जीक्यूट के कॉन्टेक्स्ट स्विच ना हो पाए, मॉनिटर का पार्ट होगा। तो अगर मैं ट्रांजेक्शंस की बात करूं, मान लो मेरे को 3 ट्रांजेक्शन करने हैं, T1 T2 और T3, 3 ट्रांजेक्शन करने हैं। ठीक है, T1 T2 और T3 3 ट्रांजेक्शन करने हैं। अब अगर आप देखो तो क्या होगा, अगर मैं T1 की बात करूं तो T1 आता है सबसे पहले, देखो विड्रॉ अमाउंट, तो अगर करता है विड्रॉ ऑफ अमाउंट। ठीक है, विड्रॉ अमाउंट, और उसने किया बैलेंस को मैंने बी मान लिया, और बी इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, अब बैलेंस है 7000 और उसको 2000 विड्रॉ करना है, तो बी माइनस ए कितना हो गया, 7000 माइनस 2000। तो बट ऑब्वियस है, अब अगर मान लो यहां से स्विचिंग हो गई, कॉन्टेक्स्ट स्विच तो कभी भी हो सकता है ना, स्विचिंग हो गई तो T2 को मौका मिला, T2 बोलेगा मुझे भी विड्रॉ करना है, तो उसने विड्रॉ अमाउंट। ठीक है, लेकिन जैसे मैं मॉनिटर के पास जाऊंगा वो इसको क्या कर देगा, मैंने अभी आपको समझाया, देखो यहाँ कि जैसे यहाँ देखो P1 मॉनिटर के अंदर है तो P2 को ब्लॉक कर देगा और MQ में डाल देगा, मॉनिटर क्यू में डाल देगा। तो फायदा क्या है, जैसे ही वेटिंग ए किया इसने, देखेगा कि जो T1 है उसने लॉक एक्वायर किया। मैंने आपको बताया था कि जो यहां देखो P1 ने क्या किया हुआ है, लॉक एक्वायर करके रखा हुआ है। P1 जैसे ही मॉनिटर मिला उसको लॉक कर दिया इसने, दूसरों के लिए लॉक कर दिया। ठीक है, ये लॉक कब रिलीज होगा, जब P1 बाहर आएगा। तो बट ऑब्वियस है
जैसे ही इसने क्या किया, विड्रॉल ए किया, तो देखेगा कि लॉक है, T1 के थ्रू लॉक किया हुआ है इसने, तो एक क्या हो जाएगा, ब्लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ब्लॉक्ड। ठीक है, ये आपका ब्लॉक्ड हो गया। अब मान लो ब्लॉक्ड हो गया, तो अब T3 ने क्या किया, T3 ने कोशिश की विड्रॉल की। ठीक है, T3 जब विड्रॉल की कोशिश करेगा तो सीधी सी बात है, इसको भी दिखेगा कि लॉक है, तो बट ऑब्वियसली ए भी आपका ब्लॉक्ड हो जाएगा। अब अगर मान लो T1 को वापस मौका मिला, तो T1 वापस जाएगा, रिटर्न करेगा बैलेंस। ठीक है, रिटर्न करेगा बैलेंस, बैलेंस रिटर्न कर देगा या बैलेंस में वैल्यू अपडेट कर देगा। रिटर्न भी बैलेंस को अपडेट करेगा, जैसे ही बैलेंस अपडेट होगा तो T2 को पहले मौका मिलेगा, तो ये अब आपका हो जाएगा रिज्यूम। इसके बाद रिज्यूम होगा आपका T2। ठीक है, जब ये रिज्यूम हुआ तो विड्रॉल ऑफ ए बी इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, बट ऑब्वियस है इसके पास लॉक आ गया, तो अब इसके पास लॉक है, तो भले ही कॉन्टेक्ट स्विच हो जाए, लेकिन मतलब अगर आप स्विचिंग कर भी देते हो, स्विचिंग कर देते हो तो मॉनिटर के अंदर है और बाकी लोग ब्लॉक्ड क्यू में है, मॉनिटर क्यू में है, तो जब तक इसका पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक दूसरे को मौका नहीं मिलेगा जिससे कि अपडेटेड वैल्यू मिले। इसलिए मैंने बोला जब राइटेबल ऑपरेशन है, क्रिटिकल रीजन में राइटेबल ऑपरेशन अगर है, तो क्रिटिकल रीजन आपका जो हो गया वो सेंसिटिव हो गया, तब क्रिटिकल रीजन की आपको जरूरत है मेनली। ठीक है, तो अब आपने इसको रिज्यूम किया, ये पूरा कंप्लीट होगा, जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका T3 भी रिज्यूम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। इज दैट क्लियर, यस और नो? अब बोलो क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. ठीक है, तो देखो मॉनिटर्स में होता क्या है, आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, कंडीशन वेरिएबल्स भी होते हैं। कंडीशन वेरिएबल्स क्या होंगे मैं भी बताऊंगा, और फंक्शंस होते हैं। ये आपका सिंटेक्स होता है। कंडीशन वेरिएबल्स क्या होता है वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। अभी आप समझो वेरिएबल्स होते हैं और प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, तो द मॉनिटर इज वन ऑफ द वे टू अचीव प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। द मॉनिटर इज सपोर्टेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अचीव म्यूचुअल एक्सक्लूजन बिटवीन प्रोसेसेस। बट ये से मॉनिटर को बनाया किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही अचीव करते हो, इंप्लीमेंट करते हो। ठीक है, जिससे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को आप अचीव कर सको। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको अचीव करना है, क्योंकि आप चाह क्या रहे हो कि एक बार में मॉनिटर में अंदर कितने प्रोसेसेस हो, केवल एक ही प्रोसेस इन हो पाए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जावा सिंक्रोनाइज्ड मेथड इसके एग्जांपल है। ठीक है, जावा प्रोवाइड्स वेट एंड नोटिफाई कंस्ट्रक्ट। वेट और नोटिफाई होता है जावा में, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो वेट के थ्रू आप क्या करते हो, सिंपल वेट करवाते हो, और नोटिफाई के थ्रू जो वेटिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो कहना चाहिए वेटिंग प्रोसेसेस होते हैं, उनको नोटिफाई करते हो कि हाँ भाई अब जो प्रोसेस है फ्री हो गया है। जैसे कि अगर मान लो P1 प्रोसेस बाहर निकल आता है, तो P2 को आप नोटिफाई करोगे कि P2 तो स्लीप मोड में है, मॉनिटर क्यू में वेट कर रहा है। बिजी वेटिंग का एग्जांपल नहीं है ना, तो स्लीप मोड में है, तो P2 वेट कर रहा है आपका मॉनिटर क्यू में, तो उसको नोटिफाई करोगे P2 को वेकअप कॉल के थ्रू कि हाँ भाई अब आप जो है मॉनिटर एक्वायर कर सकते हो। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ कंडीशनल वेरिएबल्स एंड प्रोसीजर्स कंबाइंड टुगेदर इन अ स्पेशल काइंड ऑफ मॉड्यूल और अ पैकेज। बट ऑब्वियसली एक पैकेज के टर्म में होता है, मॉड्यूल के टर्म में होता है, जिसके अंदर वेरिएबल्स और प्रोसीजर्स होते हैं। व्हाट इज कंडीशनल वेरिएबल्स, ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, the process running outside the monitor can't access the internal variable of the monitor but can call procedure of the monitor। अब ये ध्यान रखना, जो प्रोसेसेस मॉनिटर के बाहर है वो सिंपल सी बात है, वो प्रोसीजर्स के थ्रू मॉनिटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके इंटरनल वेरिएबल्स को वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर्स को कॉल कर सकते हैं, प्रोसीजर्स को कॉल कर सकते हैं। तो जो प्रोसेसेस होते हैं मॉनिटर के बाहर, उनके पास राइट कितना होता है, प्रोसीजर्स को कॉल करने का राइट होता है, लेकिन जो उनके इंटरनल वेरिएबल है उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है। देन लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको डिस्कस किया, ओनली वन प्रोसेसर एट टाइम कैन एग्जीक्यूट कोड इनसाइड मॉनिटर्स। एक बार में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर पाएगा कोड को मॉनिटर के अंदर। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनिटर? Inside the monitors we can only execute one process at a time। एक बार में एक ही प्रोसेस होगा इनसाइड द मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडीशन वेरिएबल्स जो कि मर्ज होते हैं मॉड्यूल में या पैकेजेस में। अगर प्रोसेस मॉनिटर के आउटसाइड है तो इंटरनल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रोसीजर्स को कॉल कर पाएगा। मॉनिटर क्या ऑफर करता है, हाई लेवल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन।
फिर अगर हाई लेवल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है तो बट ऑब्वियसली हमारे लिए अच्छा है. मॉनिटर्स वर डिराइव्ड टू सिंपली द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ synchronization problem. Monitors were derived to simplify the complexity of synchronization problem. जो मॉनिटर्स बनाए गए हैं वो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है. There is only one process that can be active at a time inside the monitor. ये बार बार हम बोल रहे हैं कि एक बार में एक ही प्रोसेस जो होगा वो मॉनिटर के अंदर जा सकता है या एक बार में एक ही प्रोसेस मॉनिटर के अंदर रह सकता है. ठीक है, तो सिंपल सी बात है. मॉनिटर नेम, आप कोई भी मॉनिटर कैसे बनाते हो, मॉनिटर लिखते हो फिर मॉनिटर नेम, यहां आपके पास वेरिएबल्स होते हैं और फिर फंक्शंस या प्रोसीजर्स होते हैं. ठीक है, देन फाइनली इनिशियलाइजेशन कोड आपका होता है. ठीक है, तो अगर हम समझे इसको तो कुछ ऐसा है. देखो आपके पास, देखो ये शेयर डेटा है, ये आपके डिफरेंट ऑपरेशन है और ये इनिशियलाइजेशन कोड है. ठीक है, और यहां आपके पास एंट्री क्यू है, ये आपके एंट्री क्यू है, जहां एंट्री क्यू में आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस रिसाइड करते हैं. ठीक है, अब अगर हम बात करें बाउंडेड बफर की, बाउंडेड बफर की मतलब कितना वेट करना पड़ेगा और वेट अगर होगा तो उस वेट को कैसे मैनेज करोगे, ये सारी चीजें बाउंडेड बफर में आती है. तो बाउंडेड बफर को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं. याद करो मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रॉब्लम, तो इसको मॉनिटर के टर्म में समझने की कोशिश करते हैं बेटा. ये मान लो आपका मॉनिटर है जो कि एक मॉड्यूल है, एक प्रोग्राम है या पैकेज है. ठीक है, अब हम इसको डिस्कस जो करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रॉब्लम के टर्म में समझने की कोशिश करते हैं. तो अगर देखा जाए तो अब आपके पास क्या हो गया, एक प्रोड्यूसर हो गया और दूसरा क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया. ठीक है, यहां आपका बफर हो गया, ठीक है, जो आपका शेयर डेटा होल्ड करके रखा हुआ है, या समझ लो ये शेयर डेटा वाला रीजन है जिसको आप शेयर कर रहे हो. शेयर डेटा. यहां आ गया पुट आइटम. ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर होगा प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर क्या करेगा, गेट आइटम से कंज्यूम करेगा. अब बाउंडेड बफर में प्रॉब्लम क्या है आप समझने की कोशिश करना, फिर आगे हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे. ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है बेटा कि मान लो कंज्यूमर आता है और कंज्यूमर ना गेट आइटम के थ्रू कंज्यूम करना चाहता है, लेकिन इनिशियली ये बफर एम्प्टी है. ठीक है, लेकिन कंज्यूमर यहां आ चुका है, तो कंज्यूमर देखो इन कर गया, मॉनिटर के अंदर इन कर गया. अब जब कंज्यूमर ने मॉनिटर के अंदर इन कर लिया तो बट ऑब्वियस है ये जो लॉक होगा वो लॉक एक्वायर किसने कर लिया, ये लॉक एक्वायर किसने कर लिया, कंज्यूमर ने. अब कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस तो कर ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि बफर भी एम्प्टी है, कुछ है नहीं. अब कंज्यूमर वहां चला गया और कंज्यूम होने का आइटम्स को कंज्यूम करने का वेट कर रहा है, लेकिन देयर आर नो आइटम्स इन द बफर. शेयर डेटा में देयर आर नो आइटम्स बिकॉज प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया ही नहीं है. और अगर हम मॉनिटर की डेफिनेशन से बात करें तो मॉनिटर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक बार में एक ही प्रोसेस मॉनिटर के अंदर रिसाइड कर सकता है. मॉनिटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक बार में एक ही प्रोसेस मॉनिटर के अंदर रिसाइड कर सकता है. तो अगर कंज्यूमर मॉनिटर के अंदर रिसाइड कर रहा है तो प्रोड्यूसर इसके अंदर नहीं जा पाएगा, ब्लॉक्ड रहेगा, बिकॉज लॉक किसके पास है, कंज्यूमर के पास. तो दिक्कत हो गई, ये दिक्कत हो गई ना. अभी तो आपका क्या कहते हैं, अब यहां पास हमारे पास दिक्कत क्या हो गई, अब कंज्यूमर हमारा वेट करता रहेगा, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है. तो इसको हम सॉल्व कैसे करें, ये प्रॉब्लम समझ में आई सबको, यस और नो. ठीक है, तो इसमें हमने कंडीशन क्या माना, इनिशियली बफर इज एम्प्टी. अब दिक्कत क्या हो रही है, इफ कंज्यूमर विल एक्सेस इट फर्स्ट. ध्यान रखना दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इफ कंज्यूमर विल एक्सेस इट फर्स्ट, कंज्यूमर ने इसको पहले एक्सेस किया, देन कंज्यूमर विल एंटर इन द मॉनिटर सेक्शन एंड फाइंड बफर इज एम्प्टी. तो क्या करेगा, कंज्यूमर स्टार्ट्स वेटिंग और कंज्यूमर वेटिंग. अब बात आती है, अब प्रोड्यूसर जो है वो ट्राई करेगा. इफ प्रोड्यूसर नाउ प्रोड्यूस समथिंग, इट कांट. अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, इफ ए प्रोड्यूसर वांट टू और ए प्रोड्यूसर ट्राई टू प्रोड्यूस समथिंग बट इट कांट,
Why? Because monitor won't allow it to enter in the monitor. Sorry, because जब producer won't allow to enter in the monitor section because consumer is already there. क्योंकि एक बार में मॉनिटर तो किसी एक को अलाउ करेगा. चलिए अच्छी बात, ठीक है. तब अब रोल आता है कंडीशनल वेरिएबल का. अब यहां रोल आता है कंडीशनल वेरिएबल का, ठीक है. तो कंडीशनल वेरिएबल क्या आपको प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन इनसाइड द मॉनिटर. अब यहां दिक्कत क्या हो रही है? आप इसके अंदर जा ही नहीं पा रहे हो, इस मॉनिटर के अंदर आप एंटर ही नहीं कर पा रहे हो. तब रोल आता है कंडीशनल वेरिएबल का. कंडीशनल वेरिएबल क्या करता है समझने की कोशिश करो. जो कंडीशनल वेरिएबल है वो सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन कहां प्रोवाइड करता है? मॉनिटर के अंदर. बिकॉज ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां आप स्टक हो जाओ, मॉनिटर के अंदर स्टक हो जाओ, आप वेट करते रहो, उसके लिए आपका होता है कंडीशनल वेरिएबल, ठीक है. तो अब मुझे ये बात समझ में आ गई कंडीशनल वेरिएबल क्या है. तो कंडीशनल वेरिएबल प्रोवाइड्स सिंक्रोनाइजेशन इनसाइड द मॉनिटर, ठीक है. If a process want to slip inside the monitor or it allow a waiting process to continue, in that case conditional variables are used in monitors. अब अगर आप चाहते हो कि कोई प्रोसेस मॉनिटर के अंदर स्लिप करे, ठीक है, या आप चाहते हो if a process want to slip inside the monitor or it allow a waiting process to continue, in that case conditional variable are used in monitors. मतलब समझो मेरी बात को. अब अगर आपको लगा यार कि क्या हो रहा है बच्चे, कि जो सी है मतलब जो कंज्यूमर है वो अंदर क्या कर रहा है? वेट कर रहा है. तो या तो मैं क्या करूं, इस सी को अंदर ही स्लीप को कॉल करके वेटिंग क्यू में सुला दूं. तो सी चला गया वेटिंग क्यू में, और जब सी वेटिंग क्यू में चला जाए तो प्रोड्यूसर आ जाए और प्रोड्यूस कर दे आइटम. एक सॉल्यूशन तो ये है, ठीक है. दूसरा, अगर कोई वेटिंग क्यू में है इनसाइड में, मॉनिटर के अंदर कोई अगर वेटिंग क्यू में है, तो जब प्रोड्यूस अगर हो गया, अगर मान लो आइटम प्रोड्यूस हो गया, तो कंज्यूमर को क्या अलाउ कर दूं कि अब ये कंटिन्यू कर ले. तो देखो कंडीशनल वेरिएबल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. इट प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन इनसाइड द मॉनिटर, और कौन से केसेस में? इफ अ प्रोसेस वांट टू स्लिप इनसाइड द मॉनिटर और इट अलाउ अ वेटिंग प्रोसेस टू कंटिन्यू, इन दैट केस कंडीशनल वेरिएबल आर यूज्ड इन द मॉनिटर्स. Is that clear to all of you? Yes or no? अब बताइए बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलना है बच्चे, नहीं हुआ तो फिर से बताऊंगा. क्लियर हो गया? आवाज नहीं आई? गुड, ठीक है. अब बात करते हैं, अब ये अचीव इसको कैसे करेगा? कंडीशनल वेरिएबल्स इस चीज को कैसे अचीव करेगा? उसने बता तो दिया कि कंडीशनल वेरिएबल की अब जरूरत क्यों पड़ रही है, कि मैं चाहता हूं कि यार कोई कंज्यूमर अगर मान लो वेट कर रहा है, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, तो कंज्यूमर अगर मॉनिटर के अंदर जाके वेट कर रहा है, तो क्यों ना मैं उसको स्लीप स्टेट में भेज दूं, और जब स्लीप स्टेट से जरूरत पड़े तो क्यों ना मैं उसको फिर कंटिन्यू कर दूं, ठीक है. ये कौन करेगा? कंडीशनल वेरिएबल करेगा. चलिए, अब ये अचीव कैसे होगा? ये अचीव होगा 3 ऑपरेशंस के थ्रू. 3 ऑपरेशंस होते हैं मेनली. कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं समझते चलना. एक होता है वेट, दूसरा होता है सिग्नल, और तीसरा होता है ब्रॉडकास्ट. तीन मेन ऑपरेशंस हैं जिसके थ्रू ये अचीव किया जा सकता है. फर्स्ट इज वेट, सेकंड इज सिग्नल, थर्ड इज ब्रॉडकास्ट. अब वेट की बात समझना, ठीक है. अब अगर हम वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं इसी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं. तो देखो, इफ रिसोर्स इज करेंटली नॉट अवेलेबल, अगर रिसोर्स करेंटली अवेलेबल नहीं है, जैसे कि कंज्यूमर गया, समझना, वेट की बात कर रहा हूं मैं, समझाते चल रहा हूं, अच्छे से समझते चलना, पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी. अगर मान लो कंज्यूमर जाता है, रिसोर्स नहीं है, बफर एम्प्टी है, ठीक है, तो करंट प्रोसेस पुट टू स्लीप. तो कंज्यूमर को कहां डाल दोगे? स्लीप मतलब वेटिंग क्यू में डाल दो, लेकिन मॉनिटर के अंदर ही. और क्या करेगा? और ये क्या करेगा? इट रिलीज द लॉक फॉर मॉनिटर. ठीक है. फायदा क्या हुआ बच्चे? कोई भी क्या फायदा नजर आ रहा है आपको इससे? बोलो, क्या फायदा हुआ? मेरी बात समझ में आई? अगर आप पहला ऑपरेशन की बात कर रहे हो वेट का, तो वेट क्या कर रहा है? वेट से क्या हो रहा है कि अगर मान लो रिसोर्स है ही नहीं,
बफर एम्प्टी है तो जैसे कंज्यूमर है वो जाता है, वो देखता है बफर एम्प्टी है, इफ रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल तो जो करंट प्रोसेस होगा उसको स्लीप मोड में हम रख देंगे, अंदर वेटिंग क्यू में वेट करता रहेगा मॉनिटर के अंदर ही, और लॉक को रिलीज कर देंगे। तो क्या फायदा होगा बेटा बताओ, जल्दी बताओ क्या फायदा होगा? प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है। प्रोड्यूसर जो होगा वो अब मॉनिटर एक्वायर करके प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज द मेन बेनिफिट। तो ये पहली बात मुझे समझ में आ गई, तो ये सॉल्यूशन दिख रहा है मुझे, चलिए अच्छी बात है। अब सिग्नल की बात करते हैं बेटा, ठीक है, समझते चलना, बड़ा ही सिंपल सा फिनोमिना है बेटा, ठीक है। यहां मैंने 2 ऑपरेशन लिख दिया, गलत है, 3 ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। सिग्नल की बात करते हैं। अब सिग्नल ऑपरेशन क्या करेगा, सिग्नल ऑपरेशन क्या करेगा, वेकअप्स वन प्रोसेस विच आर स्लीपिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कॉल टू वेट। अब जब मैंने वेट में डाला, वेट में डाल दिया, अब प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया, मान लो प्रोड्यूसर आता है, अब जैसे कि सी चला गया वेट में तो प्रोड्यूसर अनब्लॉक्ड हो गया, ठीक है, और प्रोड्यूसर आता है प्रोड्यूस करके चला जाता है, प्रोड्यूस करके चला गया, तो सिग्नल क्या करेगा, सिग्नल बोलेगा, सिग्नल क्या करेगा, वेकअप कॉल करेगा, किसको, प्रोसेसेस को, या प्रोसेस को जो कि स्लीपिंग मोड में था, किसके चलते स्लीपिंग मोड में था, वेट के चलते, ठीक है। तो सिग्नल ऑपरेशन वेकअप्स वन प्रोसेस विच आर स्लीपिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कॉल टू वेट, दिस कॉजेस अ वेटिंग प्रोसेस टू रिज्यूम इमीडिएटली। इससे फायदा क्या हो जाएगा, जो वेटिंग प्रोसेस है सी जो है वो रिज्यूम हो जाएगा अंदर के अंदर ही, और क्या कर लेगा, कंज्यूम कर पाएगा, ठीक है। द लॉक इज ऑटोमेटिकली पास्ड टू द वेटर, द ओरिजिनल प्रोसेस ब्लॉक्ड, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जैसे ही कंज्यूमर ने कंज्यूम करना चालू किया, लॉक जो होगा इसको मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरे के लिए ब्लॉक्ड हो जाएगा, दूसरे के लिए ब्लॉक्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जो इंटरनल हमारा मॉनिटर के अंदर जो रिसाइड कर रहा था हमने उसको फिर से मौका दिया, बिकॉज अब बफर जो है एम्प्टी हमारा नहीं है, सपोज दैट, तो सिग्नल क्या करेगा, सिग्नल ने उसको वेकअप किया, वेकअप करने के बाद वो रिज्यूम हो गया, जैसे ही रिज्यूम हो गया लॉक उसने एक्वायर कर लिया, सीधी सी बात है। इज दैट क्लियर, यस और नो? क्लियर है, बोलते चलो बट्टे, क्लियर है या नहीं? ठीक है। और जैसे ही सिग्नल हुआ उसके बाद एक्स डॉट वेट भी हो जाएगा, वेट किसके लिए, अब दूसरे के लिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मतलब लॉक अब दूसरे ने एक्वायर कर लिया, मतलब लॉक इसने एक्वायर कर लिया, दूसरे के लिए ब्लॉक्ड स्टेट हो गया। अब तीसरा कंडीशन होता है ब्रॉडकास्ट, ठीक है, एक कभी कभी ओकेजनली जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट जो है वो क्या करता है, वो सबको सिग्नल कर देता है, जितने भी वेटिंग प्रोसेसेस होते हैं, मान लो यहां पास ना एक साथ बहुत सारे वेटिंग प्रोसेसेस थे, ठीक है, P2 भी वेट कर रहा था, P3 भी वेट कर रहा था, P4 भी वेट कर रहा था, इसने सबको जगा दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया, सबको वेकअप कर दिया, ठीक है। जाएगा एक बार में एक ही, ठीक है, लेकिन ब्रॉडकास्ट ऑपरेशन सिग्नल टू ऑल वेटिंग प्रोसेसेस, ब्रॉडकास्ट सिग्नल किसको करता है, पूरे वेटिंग प्रोसेस को कहना चाहिए सिग्नल करता है। तो ये 3 मेन ऑपरेशन थे बेटा जिसके थ्रू काम होता है, ठीक है। यहां भी देखो, अगर ये शेयर डेटा वाला पोर्शन है, ठीक है, और इसमें देखो क्यू है जो XY कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है, ये जो कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है वही आपका कंडीशनल वेरिएबल वाला क्यू होगा, ठीक है, और उसके थ्रू फिर आप एंट्री क्यू को अरेंज करोगे। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि मान लो अब इसमें आपका ये मॉनिटर कैसे होगा समझो, तो जैसे कि मान लो अगर हम मॉनिटर की बात करें, ये मॉनिटर है, ठीक है। अब आप यहां कंडीशन देते हो कोई भी, अब आपकी कंडीशन हो जाएगी, कंडीशनल वेरिएबल का मतलब कोई कंडीशन आप दोगे, ठीक है, और उस कंडीशन के बेस पे आपका क्यू होगा, ठीक है, उस कंडीशन के बेस पे आपका क्यू होगा कि उस कंडीशन को कौन कौन फॉलो करेगा, ठीक है, तो आपके क्यू में आते जाएंगे, ठीक है। और ये आपका हो गया बफर जो आपका शेयर्ड है, ये आपका बफर हो गया जो कि शेयर्ड है, और ये आपका पुट आइटम और गेट आइटम, ये पुट के लिए हो गया और एक गेट के लिए हो गया, एक कंज्यूमर गेट वाला कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर के लिए हो गया, ठीक है। इसको अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, अभी ऐसा हो गया जितने कंडीशंस होते जाएंगे उतने आप क्यों बनाते जाओ कंडीशन के बेस पे, ये आपका सिंपल कंडीशनल वेरिएबल होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो और अच्छे से समझ में आएगा, जैसे कि देखो इसी एग्जांपल में, या चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं सिंगल रिसोर्स एलोकेशन के लिए, तो मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा सिंगल रिसोर्स एलोकेशन का, सिंगल रिसोर्स एलोकेशन के लिए,
इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर देखो, अब हमारे पास क्या है, एक रिसोर्स है, एक सिंपल रिसोर्स है, ठीक है, और इसको हम फ्लैग किसके थ्रू पहचानेंगे? एक फ्लैग लिया या एक वेरिएबल ले लिया बीजी नाम का, बीजी बीजी नाम का एक वेरिएबल लिया, और बीजी वेरिएबल कैसा है? बूलियन टाइप का। बीजी अगर ट्रू है इसका मतलब रिसोर्स फ्री नहीं है, और बीजी फॉल्स है मतलब रिसोर्स फ्री है, ठीक है। तो दो ही आपके पास ऑप्शंस हैं, एक हो गया एक्वायर और एक हो गया रिलीज। एक आपका हो गया रिलीज, तो एक एक्वायर और एक रिलीज हो गया, ठीक है। अब आपने कंडीशन वेरिएबल ले लिया यहां पर, तो कंडीशन वेरिएबल के लिए आपने यहां क्यू बनाया, तो ये आपका कंडीशन वेरिएबल हो गया, इसको सी भी मान लो, ठीक है। अब देखो, आप मॉनिटर क्या करना चाहते हो, तो मैंने एक मॉनिटर का प्रोग्राम बनाता हूं, मॉनिटर टाइप का सिंगल रिसोर्स एलोकेशन, तो मैंने लिख दिया एसआर, सिंगल रिसोर्स एलोकेशन की बात कर रहा हूं, या एसआरए ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने एक बूलियन वेरिएबल लिया, बूलियन बीजी, ठीक है। अब इसमें देखो, कंडीशन मैंने क्या लिया है, कंडीशन वेरिएबल क्या है, यहां देखो, कंडीशन नॉन बीजी, कंडीशन क्या है? नॉन बीजी, ये है कंडीशन। अगर नॉन बीजी है तो रिसोर्स हम एक्वायर कर लेंगे, ये कंडीशन है, ठीक है। तो दो फंक्शन आपके होंगे, एक होगा एक्वायर, मैंने आपको यही बताया था मॉनिटर में कि ये फंक्शन के टर्म में होगा, तो ये प्रोसीजर्स हैं एक्वायर और रिलीज। अब एक्वायर फंक्शन, तो एक्वायर फंक्शन में क्या होगा, देखो एक्वायर में क्या होगा, इफ बीजी, अगर बीजी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, नॉन बीजी डॉट वेट, नॉन बीजी को कराओगे वेट, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। एल्स क्या करोगे, बीजी को कर दोगे ट्रू, बीजी को क्या कर दिया आपने? ट्रू, ठीक है। ये आपका हो गया एक्वायर का। वैसे ही मैं रिलीज फंक्शन बना देता हूं, यहां एक रिलीज फंक्शन बनेगा, तो रिलीज फंक्शन में मैंने बीजी को रखा फॉल्स, बीजी को कर दिया फॉल्स, मतलब बीजी नहीं है, फॉल्स हुआ, ठीक है। और नॉन बीजी डॉट सिग्नल, नॉन बीजी डॉट सिग्नल, समझने की कोशिश करते हैं, चलो देखो, ठीक है। अब देखो, मान लो सबसे पहले कोई प्रोसेस आता है, P1 या P2, कोई भी प्रोसेस आएगा, P1 मान लो एक्वायर करना चाहता है, ठीक है, तो बूलियन बीजी वेरिएबल है, बीजी वेरिएबल है, एक्वायर। अगर बीजी नहीं है मान लो, इफ बीजी नहीं है मान लो, एल्स P1 क्या करेगा, मॉनिटर के अंदर चला जाएगा, ये मॉनिटर है आपका, इस मॉनिटर के अंदर चला जाएगा, और एल्स बीजी को कर देगा ट्रू, और बीजी को कर दिया उसने ट्रू, तो बीजी की वैल्यू क्या हो गई? ट्रू, बीजी की वैल्यू ट्रू हो गई। और यहां कंडीशन क्या है आपका? नॉन बीजी, नॉन बीजी होना चाहिए, तो पहले नॉन बिजी था तो P1 एक्वायर कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा अगर P2 आता है, अगर P2 आता है तो देखो, अब बीजी क्या हो चुका है, पहले बीजी की वैल्यू थी मान लो फॉल्स, जब P1 आता है, P1 ने इसको किया ट्रू और एंटर हो गया, देखो एल्स में बीजी इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब अगर P2 आता है तो P2 को भी पहले एक्वायर वाला फंक्शन चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक्वायर करना है। तो अब देखेगा इफ बीजी, इफ बीजी, तो यस बीजी तो है, बीजी की वैल्यू ट्रू है, इफ ट्रू, तो इफ ट्रू तो क्या बोलेगा, नॉन बीजी वाले को वेट कराओ, तो P2 वाला क्या करेगा, वेट करेगा, वेट करेगा, वेट करेगा, P2 वाला वेट करता रहेगा, ठीक है। अब अगर मान लो P1 ने इसको रिलीज कर दिया, P1 बाहर आ गया, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, देखो नॉन बीजी कंडीशन ट्रू, ठीक है। और इसने क्या किया, फंक्शन रिलीज को कॉल किया, रिलीज को जैसे ही कॉल करेगा तो बीजी को करेगा फॉल्स, तो ट्रू से हो गया फॉल्स, नॉन बीजी डॉट सिग्नल, नॉन बीजी को सिग्नल कर देगा, मतलब P2 को सिग्नल कर देगा, अगर स्लीप स्टेट में चला गया था तो इसको सिग्नल कर देगा, भाई जग जाओ, वेकअप है, जग जाओ, तो P2 आएगा, P2 ने वैसे भी कहा था, यहां था, ठीक है। अब ये बीजी की कंडीशन क्या हो गई, इफ वाली कंडीशन फॉल्स, एल्स में जाएगा, बीजी को कर देगा ट्रू, बीजी को किया इसने ट्रू, और P2 एंटर हो जाएगा मॉनिटर के अंदर। ऐसे हम रिसोर्स एलोकेशन करते हैं। और यहां कंडीशन देने का क्या फायदा हुआ, जब एक कंडीशन आपकी ट्रू होगी तभी कोई बंदा अंदर जा पाएगा, और एक कंडीशन क्या है, नॉन बीजी की कंडीशन है। इज दैट क्लियर, यस और नो? बोलिए बच्चे, यहां तक क्लियर है या नहीं है? ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, ठीक है। मतलब ये बात हुई कि नो अदर प्रोग्राम कैन इंटरवेन बिटवीन द सिग्नल एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जैक्टली वन वेटिंग प्रोग्राम। सीधी सी बात है कि एक बार में एक ही बंदा जा पाएगा और इसको कोई इंटरवेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। वेटिंग प्रोग्राम और जो सिग्नल है उसको कोई इंटरवेन नहीं कर पाएगा बीच में, ठीक है। अब अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास अगर n नंबर ऑफ प्रोसेसेस थे,
ठीक है, n नंबर ऑफ प्रोसेसेस थे, और मान लो जैसे P3 है, P4 भी है, और P3 P4 सारे वेट कर रहे थे, P2 भी वेट कर रहा है, P3 भी वेट कर रहा है, P4 भी वेट कर रहा है, तो किसको मौका देगा? जैसे P1 ने इस मॉनिटर को रिलीज किया तो किसको मौका देगा? तो ध्यान रखना, इफ मोर देन वन प्रोग्राम इज वेटिंग, इफ मोर देन वन प्रोग्राम इज वेटिंग, फॉर एग्जांपल P2 P3 P4, P1 अगर रिलीज करता है तो अब किसको मौका मिलेगा? तो ध्यान रखना, if more than one program is waiting on a condition, then the signal operation will reactive the longest waiting program. जो सबसे ज्यादा टाइम से वेट कर रहा होगा, जो सबसे पहले आके वेट कर रहा होगा, जैसे मान लो P2 ने सबसे पहले ना ट्राई करने की कोशिश की, फिर P3 ने ट्राई किया, फिर P4 ने ट्राई किया, तो जिसका कहना चाहिए जो वेटिंग टाइम होगा, जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको मौका मिलेगा। तो सिग्नल ऑपरेशन विल रीएक्टिव द लॉन्गेस्ट वेटिंग प्रोग्राम। रिएक्टिव किसको करेगा? जो लॉन्गेस्ट वेटिंग होगा, जो सबसे ज्यादा वेट कर रहा होगा उसको रिएक्टिव करेगा। इज दैट क्लियर? यस और नो? क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये तो चीजें थी बेटा, तो ये मैंने आपको बता दिया कि प्रोसेस P इन्वोक X सिग्नल एंड प्रोसेस Q इज सस्पेंडेड इन X वेट, व्हाट शुड हैपन नेक्स्ट। ये मैंने आपको पूरी चीजें बता दी कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, सिग्नल हो रहा है, फिर वेट हो रहा है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, तो मॉनिटर और सेमाफोर में डिफरेंस क्या है अगर देखा जाए? ठीक है, तो देखो मॉनिटर्स में क्या होता है, वी कैन यूज कंडीशन वेरिएबल ओनली इन द मॉनिटर्स। हम कंडीशन वेरिएबल मॉनिटर्स के अंदर यूज करते हैं। सेमाफोर में ऐसा नहीं होता है। सेमाफोर में प्रोग्राम में कहीं भी कंडीशंस यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेमाफोर के अंदर हम कहीं यूज नहीं करते, यहां मॉनिटर के अंदर यूज करते हैं। ध्यान रखना, इन मॉनिटर वेट ऑलवेज ब्लॉक द कॉलर। यहां मॉनिटर हमेशा कॉलर को ब्लॉक करता है, लेकिन सेमाफोर में वेट कॉलर को हमेशा ब्लॉक नहीं करता है। पिछले वाले एग्जांपल में देख लो आप, रीडर राइटर्स में वेट करने से ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉलर ब्लॉक ही हो जाएगा। रीड ऑपरेशन थे, रीड हो रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। द मॉनिटर्स आर कंप्राइज्ड ऑफ द शेयर्ड वेरिएबल एंड द प्रोसीजर्स व्हिच ऑपरेट द शेयर्ड वेरिएबल्स। बट ऑब्वियसली यहां पर दो चीजें होती हैं, शेयर्ड वेरिएबल्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, यहां सेमाफोर का मतलब होता है शेयर्ड रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। अब कंडीशन वेरिएबल आर प्रेजेंट इन द मॉनिटर, ये तो हमने देख लिया, यहां नॉट प्रेजेंट इन द सेमाफोर। तो ये डिफरेंसेस थे मॉनिटर एंड सेमाफोर में। थैंक यू।